तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आइए देखते हैं इतिहास जानने के साधन। ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज तथा संस्कृति के विषय में अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे ऋग्वेद के लिए ऐतरेय तथा कौशितकी, यजुर्वेद के लिए तैत्तिरीय तथा शतपथ, सामवेद के लिए पंचविंश, अथर्ववेद के लिए गोपथ आदि। इन ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐतरेय, शतपथ, तैत्तिरीय, पंचविंश आदि प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथों में अनेक ऐतिहासिक तथ्य मिलते हैं। ऐतरेय में राज्य अभिषेक के नियम तथा कुछ प्राचीन अभिषेक राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गंधार, शल्य, कैकेयी, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। कर्म कांडों के अतिरिक्त इसमें सामाजिक विषयों का भी वर्णन है। इसी प्रकार आरण्यक तथा उपनिषदों में भी कुछ ऐतिहासिक तथ्य प्राप्त होते हैं। यद्यपि ये मुख्यतः दार्शनिक ग्रंथ हैं जिनका ध्येय ज्ञान की खोज करना है, इनमें हम भारतीय चिंतन की चरम परिणति पाते हैं। वेदांग तथा सूत्र। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। ये वेदों के शुद्ध उच्चारण तथा यज्ञ आदि करने में सहायक थे। इसी प्रकार वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। स्रोत, गृहा तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हम यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। ऋग्वेद से लेकर सूत्र तक के संपूर्ण वैदिक वाङ्मय का काल ईसा पूर्व 2000 से लेकर 500 के लगभग तक सामान्य तौर से स्वीकार किया जा सकता है। महाकाव्य। वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में रामायण और महाभारत नामक 2 महाकाव्यों का समय आता है। मूलतः इन ग्रंथों की रचना ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में हुई थी। इनका वर्तमान स्वरूप क्रमशः 2री व 4वीं शताब्दी ईस्वी के लगभग निर्मित हुआ था। भारत के संपूर्ण धार्मिक साहित्य में इन दोनों ही महाकाव्यों का अत्यंत आदरणीय स्थान है। इनके अध्ययन से हमें प्राचीन हिंदू संस्कृति के विविध पक्षों का सुंदर ज्ञान प्राप्त होता है। इन महाकाव्यों द्वारा प्रतिपादित आदर्श तथा मूल्य सार्वभौम मान्यता रखते हैं। रामायण हमारा आदि काव्य है जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इससे हमें हिंदुओं तथा यवनों और शकों के संघर्ष का विवरण प्राप्त होता है। इसमें यवन देश तथा शकों का नगर कुरु तथा मद्र देश और हिमालय के बीच स्थित बताया गया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उन दिनों यूनानी तथा सिथियन लोग पंजाब के कुछ भागों में बसे हुए थे। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। इसमें शक, यवन, पारसी, खूण आदि जातियों का उल्लेख मिलता है। इससे प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक दशा का परिचय मिलता है। राजनीति तथा शासन के विषय में यह ग्रंथ बहुमूल्य सामग्रियों का भंडार ही है। महाभारत में यह कहा गया है, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के विषय में जो कुछ भी इसमें है वह अन्यत्र कहीं नहीं है। परंतु ऐतिहासिक दृष्टि से इन ग्रंथों का विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि इनमें वर्णित कथाओं में कल्पना का मिश्रण अधिक है। महाकाव्यों में जिस समाज और संस्कृति का चित्रण है उसका उपयोग उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए किया जा सकता है। पुराण। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं और इनकी संख्या 18 है।
अधिकांश पुराणों की रचना 3री-4वीं शताब्दी ईस्वी में की गई है थी। सर्वप्रथम पॉर्जिटर नामक विद्वान ने इनके ऐतिहासिक महत्व की ओर विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया गया था। अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। सर्ग अर्थात जगत की सृष्टि, प्रतिसर्ग अर्थात प्रलय के बाद जगत की पुनः सृष्टि, वंश अर्थात ऋषियों तथा देवताओं की वंशावली, मनवंतर अर्थात महायुग और वंशानुचरित अर्थात प्राचीन राजकुलों का इतिहास। इनमें ऐतिहासिक दृष्टि से वंशानुचरित विशेष महत्व है। 18 पुराणों में से केवल 5 में मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मांड, भागवत ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। इनमें मत्स्य पुराण सबसे अधिक प्राचीन एवं प्रामाणिक है। पुराणों की भविष्य शैली में कलयुग के राजाओं की तालिकाएं दी गई हैं। इनके साथ शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कर्ण, आंध्र तथा गुप्त वंशों की वंशावलियां भी मिलती हैं। मौर्य वंश के लिए विष्णु पुराण तथा आंध्र वंश के लिए मत्स्य पुराण महत्व के हैं। इसी प्रकार वायु पुराण में गुप्त वंश की साम्राज्य सीमा का वर्णन तथा गुप्तों की शासन पद्धति का भी कुछ विवरण प्राप्त होता है। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। इसी प्रकार पुराण प्राचीन काल से लेकर गुप्त काल के इतिहास से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का परिचय कराते हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के पहले के प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए तो पुराण ही एकमात्र स्रोत है। धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र, स्मृति, भाष्य, निबंध आदि को सम्मिलित रूप से धर्मशास्त्र कहा जाता है। धर्मसूत्रों का काल सामान्यतः 500 ईसा पूर्व से 200 के लगभग निर्धारित किया गया जाता है। आप स्तंभ, बौधायन तथा गौतम के धर्मसूत्र सबसे प्राचीन है। धर्मसूत्रों में ही सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का स्पष्ट वर्णन प्राप्त करते हैं तथा 4 वर्णों के अलग अलग कर्तव्यों का भी निर्देश मिलता है। कालांतर में धर्मसूत्रों का स्थान स्मृतियों ने ग्रहण किया। जहाँ धर्मसूत्र गद्य में है, वहीं स्मृति ग्रंथ पद में लिखे गए हैं। स्मृतियों में मनुस्मृति सबसे प्राचीन तथा प्रामाणिक मानी जाती है। बुलर के अनुसार इसकी रचना ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर ईसा की 2री शताब्दी के मध्य हुई थी। अन्य स्मृतियों में याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति, कात्यायन, देवल आदि की स्मृतियाँ उल्लेखनीय हैं। मनुस्मृति को शुंग काल का मानक ग्रंथ माना जाता है। इसके अध्ययन से शुंगकालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक दशा का बोध होता है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करती है। कालांतर में इन पर अनेक विद्वानों द्वारा टीकाएं लिखी गई हैं। मनुस्मृति के प्रमुख टीकाकार भारुचि, मेघातिथि, गोविंदराज तथा कुल्लुक भट्ट हैं। विश्वरूप, विज्ञानेश्वर तथा अपार्क याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रमुख टीकाकार हैं। इन टीकाओं से भी हम हिंदू समाज के विविध पक्षों के विषय में अच्छी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखते हैं ब्राह्मणेतर साहित्य। बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये हैं विनय पिटक, इसमें संघ संबंधी नियम तथा उपचार की शिक्षाएं। सूत्र पिटक धार्मिक सिद्धांत एवं धर्मोपदेश दिए गए हैं तथा अधिम पिटक दार्शनिक सिद्धांत। इसके अतिरिक्त निकाय तथा जातक आदि से भी हमें अनेक ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध होती है। पाली भाषा में लिखे गए बौद्ध ग्रंथ को प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है। अधिम पिटक में सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का प्रयोग मिलता है। त्रिपिटकों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि बौद्ध संघों के संगठन का पूर्ण विवरण प्रस्तुत है। निकायों में
निकायों में बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा कहानियों का संग्रह, जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी है। कुछ जातक ग्रंथों से बुद्ध के समय की राजनीतिक अवस्था का भी परिचय मिलता है। इसके साथ ही साथ समाज और सभ्यता के विभिन्न पहलुओं के विषय में महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करते हैं। दीपवंश तथा महावंश नामक दो पाली ग्रंथों में ये मौर्य ग्रंथों से मौर्यकालीन इतिहास के विषय में सूचना मिलती है। पाली भाषा का एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो है, जिससे हिंद यमन शासक मेनांडर के विषय में सूचनाएं मिलती हैं। इनके अतिरिक्त संस्कृत भाषा में लिखे गए अन्य कई बौद्ध ग्रंथ भी हैं जो बौद्ध धर्म के दोनों संप्रदायों से संबंधित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है। इसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। महायान संप्रदाय के ग्रंथ ललित विस्तर, दिव्यादन आदि हैं। ललित विस्तर में बुद्ध को देवता मानकर उनके जीवन तथा कार्यों का चमत्कारी वर्णन प्रस्तुत किया गया है। दिव्यादान से अशोक के उत्तराधिकारी से लेकर पुष्यमित्र शुंग तक के शासकों के विषय में सूचना मिलती है। संस्कृत बौद्ध लेखकों में अश्वघोष का नाम अत्यंत ऊंचा है। इनकी रचनाओं का उल्लेख यथास्थान किया गया है। जहाँ ब्राह्मण ग्रंथ प्रकाश नहीं डालते वहाँ बौद्ध ग्रंथों से हमें तथ्य का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जैन ग्रंथ, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य का दृष्टिकोण भी बौद्ध साहित्य के समान ही धर्मपरक है। जैन ग्रंथों में परिशिष्ट वर्मन, भद्रबाहु चरित, आवश्यक सूत्र, चरांत सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनसे अनेक ऐतिहासिक घटनाओं की सूचना मिलती है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र लगभग 4वीं शती ईसा पूर्व से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। परिशिष्ट वर्मन तथा भद्रबाहु चरित्र से चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की प्रारंभिक तथा उत्तरकालीन घटनाओं की सूचना मिलती है। भगवती सूत्र से महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का बड़ा ही रोचक विवरण मिलता है। अचरांत सूत्र जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का वर्णन करता है। जैन साहित्य में पुराणों का भी महत्वपूर्ण स्थान है, जिन्हें चरित्र भी कहा जाता है। ये प्राकृत, संस्कृत तथा अपभ्रंश तीनों भाषाओं में लिखे गए हैं। इनमें पद्म पुराण, हरिवंश पुराण आदि पुराण इत्यादि उल्लेखनीय है। जैन पुराणों का समय 6वीं शताब्दी से 16वीं-17वीं शताब्दी तक निर्धारित किया गया है। यद्यपि इनमें मुख्यतः कथाएं दी गई हैं, तथापि इनके अध्ययन से विभिन्न कालों की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक दशा का थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। अब आते हैं लौकिक साहित्य पर। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है, जिनसे भारतीय इतिहास जानने में काफ़ी मदद मिलती है। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र का किया जा सकता है, जिसकी रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, ने की थी। और मौर्यकालीन इतिहास एवं राजनीति के ज्ञान के लिए यह ग्रंथ प्रमुख स्रोत है। इससे चंद्रगुप्त मौर्य के शासन व्यवस्था पर प्रचुर प्रकाश पड़ता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनेक सिद्धांतों को 7वीं 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कामंदक ने अपने नीतिसार में संकलित किया, और इस संग्रह में 10वीं शताब्दी ईस्वी के राजत्व सिद्धांत तथा राजा के कर्तव्यों पर प्रकाश पड़ता है। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व कश्मीरी कवि कल्हड़ द्वारा विरचित राजतरंगिणी का है। यह संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। इसमें आदि काल से लेकर 1151 ईस्वी के आरंभ तक के कश्मीर के प्रत्येक शासक के काल की घटनाओं का क्रम अनुसार विवरण दिया गया है। कश्मीर की भांति गुजरात से भी अनेक ऐतिहासिक ग्रंथ प्राप्त होते हैं, जिनसे सोमेश्वर कृत रसमाला तथा कीर्ति कौमुदी, मेरुतुंग कृत प्रबंध चिंतामणि, राजशेखर कृत प्रबंध कोश
आदि उल्लेखनीय है। इनसे हमें गुजरात के चालुक्य वंश का इतिहास तथा उसके समय की संस्कृति का अच्छा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार सिंध तथा नेपाल से भी कई इतिवृत्तियाँ मिलती हैं जिनसे वहाँ का इतिहास ज्ञात होता है। सिंध की इतिवृत्तियों के आधार पर ही चचनामा नामक ग्रंथ की रचना की गई, जिसमें अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत रचित है। मूलतः यह अरबी भाषा में लिखा गया था, कालांतर में इसका अनुवाद खूफी द्वारा पारसी में भाषा में किया गया। अरब आक्रमण के समय सिंध की दशा का अध्ययन करने के लिए यह सर्वप्रमुख ग्रंथ है। नेपाल की वंशावलियों में वहाँ के शासकों का नाम उल्लेख प्राप्त होता है, किंतु उनमें से अधिकांश अनैतिहासिक हैं। अर्ध ऐतिहासिक रचनाओं में प्रपरणी की अष्टाध्यायी, कात्यायन का वार्तिक, गार्ग संहिता, पतंजलि का महाभाष्य, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस तथा कालिदास कृत मालिका अग्निमित्र आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। परणी तथा कात्यायन के व्याकरण ग्रंथों से मौर्यों के पहले के इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था पर प्रकाश पड़ता है। परणी के सूत्र को समझाने के लिए परणी ने सूत्रों को समझाने के लिए जो उदाहरण दिए हैं इनका उपयोग सामाजिक आर्थिक दशा के ज्ञान के लिए भी किया जा सकता है। इससे उत्तर भारत के भूगोल की भी जानकारी होती है। गार्ग संहिता यद्यपि एक ज्योतिष ग्रंथ है, तथापि इससे कुछ ऐतिहासिक घटनाओं की सूचना मिलती है। इसमें भारत पर होने वाले यमन आक्रमण का उल्लेख मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि यमनों ने साकेत, पंचाल, मथुरा तथा कुसुम ध्वज पर आक्रमण किया था। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। उनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। मदराक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचना मिलती है। कालिदास कृत मालिका अग्निमित्र नाटक शुंगकालीन राजनीतिक परिस्थितियों का विवरण प्रस्तुत करता है। ऐतिहासिक जीवनियों में अश्वघोष कृत भद्रबाहु चरित, बाण भट्ट का हर्ष चरित, वाकपति का गौड़वाहो, विल्हड़ का विक्रमदेव चरित्र, पद्मगुप्त का नौ साहसांग चरित्र, संध्याकर कृत रामचरित, हेमचंद्र कृत कुमालपाल चरित्र, जयानक कृत पृथ्वीराज विजय आदि का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। बुद्ध चरित्र में गौतम बुद्ध के चरित्र का विवरण हुआ है। हर चरित्र से सम्राट हर्षवर्धन के जीवन तथा तत्कालीन समाज में धर्म विषयक अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं। गौड़वाहों में कन्नौज नरेश यशोवर्मन के गौड़ नरेश के ऊपर किए गए आक्रमण एवं इसके वध का वर्णन है। विक्रमदेव चरित्र में कल्याणी के चालुक्य वंशी नरेश विक्रमादित्य षष्ठ का चरित्र वर्णित है। नौ साहसांग चरित्र में धारा नरेश मुंज तथा उसके भाई सिंधुराज के जीवन के घटनाओं का विवरण है। रामचरित से बंगाल के पाल वंश, शासन, धर्म एवं तत्कालीन समाज का ज्ञान होता है। आनंद भट्ट कृत बाल चरित्र से सेन वंश के इतिहास और संस्कृति पर प्रकाश पड़ता है। कुमालपाल चरित्र में चौली के शासकों जय सिंह, सिद्धराज तथा कुमालपाल का जीवन चरित्र तथा उनके समय की घटनाओं का वर्णन है। पृथ्वीराज विषय से चहमान राजवंश के इतिहास का ज्ञान मिलता है। इसके अतिरिक्त और भी जीवन